स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बताएंगे इस बुलेटिन में कि रायता पॉलिटिक्स कैसे राज्य में फैल रही है और साथ में बारिश ने कहां तांडव मचाया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि उधम सिंह नगर में जो कोरोना के बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं, उसमें केवल एक महिला की वजह से 49 लोग संक्रमित हो गए। तो मुख्यमंत्री खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उधम सिंह नगर में हालात ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए वहां लॉकडाउन लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हालात अब वहां नियंत्रण में है और एक एक आदमी को ट्रेस किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि दरअसल घरेलू सहायिका एक महिला है, तो जाहिर सी बात है वो अलग अलग घरों में आती जाती रही होंगी काम के लिए, और इसी दौरान 49 लोग संक्रमित हो गए। और बड़ी बात यह थी कि उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून में सेना के 110 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें 100 केस पिछले 3 से 4 दिन में आए हैं और सेना में कोरोना के मामले बढ़ना चिंता की बात है। चिंता नहीं था और उसने 49 लोगों को उसने संक्रमित किया। अब घर वाले लोगों ने बताया नहीं उसके बारे में। बताया क्या उन्होंने, उनको ध्यान ही नहीं आया होगा कि वो भी एक है हमारे घरों में जो रोज आती है। तो इस तरह के जो नए नए अनुभव आए और उन अनुभवों के आधार पर फ्यूचर में ये भी जब पूछताछ होती है तो ये भी पूछा जाए घरों में कोई तुम्हारा काम करने वाला है कि नहीं है। और बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां सिचकुल में एक निजी कंपनी में कोरोना के 10 मरीज मिले हैं। और हैरानी की बात है कि कंपनी फैक्ट्री में एक ही प्लांट में सभी संक्रमित हैं, जिनकी संख्या अब 43 पहुंच गई है और कई लोग ऐसे जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो सिचकुल वो इलाका है जहां बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्री है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहां कोरोना के मरीजों की संख्या इससे पहले भी सामने आई थी। और जो 10 नए मामले सामने आए हैं उसी कंपनी के हैं जहां पहले भी कुछ लोग संक्रमित पाए गए थे। अब एक ही फैक्ट्री में, एक ही प्लांट में 43 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है और अभी कई औरों के भी टेस्ट कराए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। तो राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए फैसला हुआ है कि आज और कल राज्य के 4 मैदानी जिलों में लॉकडाउन है पूरी तरीके से। देहरादून में कई जगह पर असर देखने को मिला, जहां कोई भी व्यक्ति बगैर किसी वजह के घूम रहा था तो पुलिस वाले उसका चालान भी कर रहे थे और गाड़ियों को रोक रोक कर उनके सड़कों पर निकलने की वजह पूछी जा रही थी। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 2 दिन का 4 जिलों में लॉकडाउन रखा है। शनिवार संडे पूरे 4 जिले पूरे लॉकडाउन रहेंगे। इसी प्रकार से आज देहरादून में भी जिस लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिला। अभी हम घंटाघर पे स्थित हैं, यहाँ पे भी पुलिस मुस्तैद है और जो भी अभी कई लोग जबकि आ भी रहे हैं तो उनसे पूछताछ चल रही है। कई लोगों पे कार्रवाई भी हो रही है। हमारे साथ जो अभी थाना इंचार्ज कोतवाली हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। शिषपाल सिंह नेगी जी, किस तरीके की आज कार्रवाई चल रही है और किस तरीके का बंद का असर देखने को मिल रहा है? जैसा आप जानते ही हैं कि आज देहरादून में पूर्ण लॉकडाउन है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़ के सभी दुकानें बंद हैं। सभी लोगों की आवाजाही भी बंद कर रखी है कि सिर्फ जो मेडिकल इमरजेंसी हैं या जिनको आवश्यक सेवाओं से जो लोग जुड़े हैं उन्हीं को अलाउ है। इस संबंध में बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही है और जो अनावश्यक घूम रहे हैं, जिनका कोई रीज़न नहीं है, जेन्युइन रीज़न नहीं है, उनका चालान किए जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। सर, दुकानों की बात की जाए तो किस तरीके की सर दुकानें ये सब खुली हैं क्या? ये इसमें जैसे कि डीएम साहब के आदेश हुए हैं कि फल, सब्जी, दूध, मीट, मच्छी, मेडिकल स्टोर, वो दुकानें जो हैं खुली हैं। सब एसेंशियल सर्विस की जो दुकानें हैं उनको खोला गया है और अन्य जो लोग हैं जो फालतू घूमने वाले भी दिख रहे हैं उन पे लगातार कार्रवाई भी हो रही है। कैमरा पर्सन राकेश सावत के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18 देहरादून। और उधर नैनीताल जिले के हल्द्वानी की हम बात करें तो यहाँ भी लॉकडाउन है, उसका असर यहाँ भी दिखाई दिया। सड़कों पर पुलिस सख्ती से लोगों को यहाँ पर चेताती हुई नजर आई है। तो जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं पूछताछ से उनको गुजरना पड़ रहा है, चालान भी झेलने पड़ रहे हैं। तो सुबह से ही राशन, मेडिकल स्टोर, शराब और साग सब्जी की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है और पुलिस सड़क पर पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज से लॉकडाउन है। हल्द्वानी में किस तरीके से पुलिस लॉकडाउन का पालन करा रही है मैं आपको दिखाता हूं कि ये बाइक सवार हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए थे, इनको पुलिस ने रोका
और इनसे कुछ पूछताछ की, हालांकि उसके बाद उनको जाने दिया गया और इस तरीके की कुछ चालानी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। वैसे क्यों आपका चालान कटा है? हेलमेट नहीं पहनने के कारण। हेलमेट नहीं। हाँ। और आप क्या करते हैं? आज ब्रेड बेचता हूँ। लॉकडाउन था आज। सर सब खुला हुआ है, ब्रेड बेचता हूँ मैं। जी हाँ। आपका हेलमेट पे नहीं कटा? जी हाँ जी, हेलमेट आपको वो तो सही है सर, वो तो पुलिस गलत है। इतनी ज़्यादा मैदान पे है। मैडम किस तरीके से आप ये पालन करा रही हैं? जैसे बिना मास्क वाले जिन्होंने मास्क नहीं पहना है और जो अनावश्यक घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है। सर लोग किस तरीके के बहाने बना रहे हैं, क्योंकि आज लॉकडाउन है, लोगों को मालूम है, अखबार में टेलीविज़न में 1-2 दिन से चल रही है खबरें, लेकिन लोग बहाने किस तरीके से? बहाने वैसे बना नहीं रहा, जो अगर कर रहा है तो हम उसको चालान कर रहे हैं, चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। और इधर इस जगह पे पूरी चेकिंग चल रही है इस टाइम। जो पैदल घूमने वाले हैं, जो बिना मास्क वाले हैं, तो उनका चालानी कार्रवाई हो रही है। और जो बिना हेलमेट पहने आ रहा है तो उसको जो है हेलमेट पहनने के लिए बताया जा रहा है। और वैसे कोई बाहर अनावश्यक जो घूम रहा है उसको बताया जा रहा है कि आप अनावश्यक ना घूमें। तो इस तरीके से पुलिस अपनी तरफ से अलर्ट करने की कोशिश कर रही है, लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ये आपको, अगर आप पब्लिक हैं, आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि कोरोना बेहद खतरनाक है और आप घर से गैर जरूरी चीज़ों के लिए बाहर न निकलें। कैमरा पर्सन अनुज कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और अब रुड़की की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो यहाँ भी केवल जरूरी जो सामान है उसकी दुकानें खुली हुई हैं। सिविल लाइन बाजार पूरी तरह से बंद है। प्रशासन ने दुकानदारों से पहले ही कहा था और दुकानदार भी खुद, क्योंकि मामले यहाँ बड़ी तेजी से आए, तो खुद इस बात का समर्थन करते हुए वो यही कह रहे थे कि हफ्ते में केवल 5 दिन ही बाजार खुले रखे जाएं, 2 दिन दुकानों को बंद रखा जाए। तो देखिए यहाँ पर इसका पूरी तरीके से पालन हो रहा है। वही खटीमा के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों ने सरकार से जो शराब की दुकानें खुली रखी है उसको लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को राजस्व की इतनी चिंता है कि उसने और व्यवसायों को बंद किया, जबकि शराब की दुकानों को खुला रखा है। तो ये तो जरूरी सेवाओं में नहीं आता, तो इसलिए इस तरह का भेदभाव क्यों? बस देखिए, सरकार को राजस्व से मतलब है और यहाँ से शराब से राजस्व आता है, ये कभी बंद नहीं होगा। देखिए, कोरोना में सबसे ज़्यादा भीड़ जो है ठेकों पे पाई गई है और ये कभी बंद नहीं होगा। आज की डेट में देखिए, कायदे में पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए था कि सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए थी। सर, आपका जो भी गाइडलाइन है सरकार की, हिसाब से हम सब समर्थन में हैं। आप हफ्ते में 2 दिन की जगह 3 दिन लॉकडाउन पर रखिए, पर जो आवाजाही बाजार में हो रही है इससे तो कोरोना से असर पड़ेगा ही। लोग तो आ जाके घूम ही रहे। चलिए और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रायता राजनीति की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो अमूमन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, इंदिरा हृदयेश ने भी कल कहा था कि अगर वो कोई कार्यक्रम ना करे तो उन्हें नींद नहीं आएगी। बहरहाल हरीश रावत ने अब ककड़ी और रायता मुख्यमंत्री को भेजा है, तो इस पर मुख्यमंत्री का भी बड़ा दिलचस्प सा बयान आया है। उनका कहना है कि हरीश रावत ने जो रायता भेजा है उसे वो सुरक्षित रखेंगे, फैलाएंगे नहीं। तो मतलब समझिए, तो एक तरह से हल्के फुल्के अंदाज में चुटकी भी ली है और बहुत कुछ कहा भी है। तो हरीश रावत ने मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और मुख्य सचिव को जो विशेष तरह का पहाड़ी रायता होता है जो ककड़ी से बनता है, तो रायता भेजा था और उसी पर मुख्यमंत्री का ये बयान आया है। हरीश रावत जी ने आज रायता भेजा के लिए, मुख्य सचिव के लिए और विधानसभा स्पीकर के लिए। हम उसको सुरक्षित रखेंगे, बखेरेंगे नहीं रायते। तो हरीश रावत को कभी हमने खिचड़ी, कभी आम, कभी आलू के गुटके, तरह तरह के पकवानों के साथ देखा है पार्टी करते हुए, लेकिन इस बार आम पार्टी नहीं हो पाई, मैंगो पार्टी नहीं कर पाए, लेकिन अब रायता जरूर बांट रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पहाड़ी ककड़ी का रायता उन्होंने भेजा है। और हरीश रावत ने कहा कि करीब 1 महीने बाद 16 अगस्त को घी संक्रांति का पर्व है और इस मौके पर सरकार और शासन को पहाड़ी व्यंजनों को प्रमोट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रमोट सरकार को करना चाहिए और अमल शासन को लाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं एक ये गुजारिश करने के लिए, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव को भी रायता भेजा है। को जुलाई को यदि हरेला होता है तो श्रावण शुरू होता है और 1 महीने के बाद घी संक्रांत का त्योहार। और उत्तराखंड तो पकवानों का, घी संक्रांत का मतलब है पकवानों का श्रृंखला ही इसीलिए चलाई थी और उसको कैसे आगे चलाया जा सके तो उसकी याद दिलाने के लिए मैंने जो ये रायता है, ये व्यंजनों का एक अगवानी वीर है। जैसे देवताओं में गणेश जी की पूजा होती है तो व्यंजन में जो है रायता को शुभंकर माना जाता है। तो वो शुभंकर राज्य के मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, स्पीकर और अपनी पार्टी के अध्यक्ष
और भी जो हमको महत्वपूर्ण लोग हैं उन तक भिजवा रहे हैं। चलिए और अब बात करेंगे टिड्डी दल के हमले की। उधम सिंह नगर के किच्छा में उत्तरी भारत के कई इलाकों में कहर बरपाने के बाद टिड्डी दल ने सुबह कई गांवों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है और इस वक्त खेतों में धान, गन्ना, चरी ये सब कुछ लहलहा रहे हैं, लेकिन टिड्डियों के दल ने इन्हें चट कर दिया है। तो खबर मिलने पर विधायक राजेश शुक्ला और अधिकारी हरकत में आए। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पूरी दवाओं के साथ पहुंची है और टैंक से जहां भी टिड्डी दल मौजूद थे वहां पर छिड़काव किया गया है। तो देखिए जरा कि किस तरह से छिड़काव कर इन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जहां ये दल सोचिए गुजरा वो पूरा इलाका चौपट। बड़ा सूचना मिली कि टिड्डियों ने हमला कर दिया है 3-4 गाँव पे, जराऊ का, फिर नगला, फिर ये खजना साइड में। शाम को एक्टिव हो गए थे और कृषि विभाग को जो किसी कतल थे और मेरा विभाग टीम एक्टिवेट कर दिया था। शाम को भी लोग आए थे और बताया हमने तुरंत जो है जिसकी जो है लगाया जाए, प्रयास किया जाए। हम लोग रात से लगे हैं और पूरा टीम में 2 फायर ब्रिगेड गाड़ी लगी हुई है, तो दवा छिड़काव की जा रही है। जो है काशीपुर में आज सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतरी और विधायक ऑफिस की ओर कूच करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने क्षेत्रीय विधायक चीमा के ऑफिस पर धावा बोलने के लिए यहां पर सड़क पर मोर्चा बांधा था, लेकिन पुलिस को जानकारी मिली तो उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तो विधायक हरभजन सिंह चीमा के ऑफिस पर इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम नहीं रखा गया था। पुलिस की जांच करने पर पता चला कि उन महिलाओं को इकट्ठा किया गया था। उनके पास एक पार्षद मंजू देवी के नाम की पर्ची थी और अब मंजू के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आपको याद होगा कल भी इसी तरह विधायक के घर महिलाएं पहुंच गई थी और आरोप लगा रही थी कि इतनी बड़ी मुसीबत है, लेकिन उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं और विधायक कह रहे थे कि केवल राजनीति हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। कि जो माननीय विधायक जी हैं काशीपुर, उनके ऑफिस के बाहर कुछ 150-200 महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं, जिनके पास एक पर्ची थी जिसपे लिखा हुआ था कि इनको राशन दिया जाएगा यहाँ पर। लेकिन जानकारी करने प्राप्त किया गया कि ये माननीय विधायक जी द्वारा जो है ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया और पर्ची पे जो है पार्षद मंजू देवी का नाम लिखा हुआ था। तो क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया था, तो मंजू देवी जो पार्षद हैं उनके खिलाफ महामारी अधिनियम और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और अन्य IPC की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। चलिए और अब बात कर लेते हैं बारिश की और से मच रही तबाही की। तो टिहरी में आज एक दुकान के ऊपर बड़ा बोल्डर गिर गया, एक बहुत बड़ा चट्टान का हिस्सा गिर गया। थत्यूर बाजार में बोल्डर गिरा और इस दौरान हालांकि ये कहेंगे कि अच्छी बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। एक दुकानदार घायल जरूर हुआ है, 2 बाइक को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल घायल को अस्पताल में ले जाकर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। लेकिन पहाड़ से मलबा लगातार गिर रहा है, ऐसा नहीं कि मुसीबत टल गई। अब लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं कब ऐसा ही कोई बड़ा बोल्डर, कोई बड़ी चट्टान, कोई मलबा ऊपर से आ जाए और जो नुकसान इस बार नहीं हुआ आगे क्या होगा। तो ये तस्वीरें जरा देखिए, एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा जो चट्टान से ऊपर से गिरते हुए नीचे आया और एक दुकान को तहस नहस कर दिया। और देहरादून के प्रेमनगर में प्रशासन ने 3 मंजिला दुकानें गिरा दी हैं और इन दुकानों को अतिक्रमण की वजह से गिराया गया है। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद रही। कल प्रेमनगर के ठाकुरपुर में 2 दुकानों के गिरने के बाद प्रशासन ने दुकान गिराई है। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं, पोकलैंड से ये दुकानें गिराई गई हैं। देखिए जरा, ये अवैध तरीके से बनाई गई थी और इस पर कार्रवाई हुई और दुकान को, जो 3 मंजिला दुकान है, इसे कुछ इस तरह धराशायी कर दिया गया। और अब बात पिथौरागढ़ की मुंशियारी की, जो पहले बर्फबारी की वजह से दुनिया से कटा रहा और अब बारिश ने यहां जमकर तांडव मचाया है। बीती रात हुई बारिश ने कई घरों को तहस नहस कर दिया है। कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। बारिश के चलते रांची, बसंतकोट, कवाधार और थापा में भारी तबाही मची है। रांची के ग्रामीणों का आरोप है कि BRO यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लापरवाही से उनके घरों में मलबा घुस रहा है। उधर चीन सीमा को जोड़ने वाला मुंशियारी लीलम मार्ग भी भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। तो देखिए तबाही जो चारों ओर से बहती हुई आ रही है और लोगों के घरों को तबाह कर रही है। और सबसे ज्यादा सवाल ये उठ रहे हैं कि जो ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है, जो बाकी सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसकी ऐसी घोर लापरवाही है कि ज्यादातर नुकसान उन सड़कों की वजह से ही लोगों को हो रहा है।
और चंपावत में रात को और सुबह रुक रुक कर बारिश का कहर देखने को मिला। बेलखेत के पास लिक मार्ग में कार के नदी के बीच में बहकर आने का वीडियो सामने आया है। हालांकि कार में कोई सवार नहीं था, लेकिन ये कार यहां कैसे पहुंची इसकी जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग फिलहाल जुटा रहा है। तो वहीं पूर्णागिरी में काली मंदिर के पास पहाड़ से गिरे बोल्डर से 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं टनकपुर चंपावत हाईवे चलती बेलखेत सियाणी में मलबा आने से 6 घंटे से रास्ता बंद है। टिहरी जिले में देवप्रयाग के पास तोता घाटी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का कुछ हिस्सा पूरी तरह नदी में समा गया, जिससे हाईवे पर आवाजाही ठप है। हाईवे चौड़ीकरण के लिए जो सड़क काटी जा रही है, जो पहाड़ काटे जा रहे हैं, उसी से एक बड़ा हिस्सा भरभरा के गिर गया। तो यही बार बार हम भी बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से काटे जा रहे हैं तो पहाड़ इतने अभी यहाँ पर कमजोर हैं कि जितना उनको काटा जा रहा है उससे दुगने वो भूस्खलन की वजह से गिर रहे हैं। और अलकनंदा नदी में समा गया पूरा मलबा। फिलहाल ट्रैफिक को भद्रकाली, नरेंद्र नगर, चंबा, टिहरी, मलेथा मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया गया है। और देहरादून में मानसून सीजन में नदियों में तेज बहाव में बहने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसा ही मामला मंगलवार को देखने को मिला था, जहां दून के चंद्रचोटी नदी में पार्टी करने गए कुछ युवाओं में एक युवा की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसको देखते हुए पुलिस ने अब सख्ती करनी शुरू कर दी है। डीआईजी ने कहा कि लोगों को बरसात के दिनों में नदियों के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कब पानी बढ़ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में अब अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को नदियों के आसपास जाने से रोका जा रहा है। रास्ते रहते हैं इस तरह के, जहाँ पर हर रास्ते को बैरिकेडिंग कर पाना पॉसिबल नहीं हो सकता है और हर जगह पर पुलिस को तैनात करना भी पॉसिबल नहीं है। तो लोगों को थोड़ा सा इसमें अवेयर होना पड़ेगा और थोड़ा सा जो मानसून पीरियड है उसको लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है। एफआरआई कैंपस देहरादून में शनिवार को जंगली सुअर घुस गया। घायल अवस्था में सुअर इधर उधर भटक रहा था। देखिए जरा, इसे चोट लगी है, चल भी नहीं पा रहा है। तो एफआरआई प्रशासन ने तुरंत वन विभाग को जानकारी दी। इसके बाद टीम ने उसे पकड़ा है और उसके बाद पीछे वाले पैर उसको मेडिकल सेंटर लेके गए हैं और उसका इलाज अब चल रहा है। ढाक दो बस। और अब बात करेंगे महाकुंभ की। तो कल ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, काम में तेजी लाई जाए, क्योंकि महाकुंभ 22 में नहीं बल्कि 21 में ही होगा। तो फिलहाल आज हरिद्वार में अखाड़ा परिषद और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के बीच अहम बैठक हुई है और जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उस पर तेजी लाने की चर्चा हुई है। और ये कहा गया है कि जो तय तिथियां हैं कुंभ की, उसी में ही कुंभ होगा। संत समाज की कई अहम मांगों को लेकर ये बैठक थी, जो काफी सार्थक रही है। तो अपनी जो मांगे हैं, जो कुछ शिकायतें हैं, वो सब कुछ संतों ने सरकार के प्रवक्ता के सामने रखा है। तो अब ये उम्मीद है कि मदन कौशिक से मुलाकात के बाद जो भी स्थायी निर्माण होने हैं, उनके लिए जो भी फंड जारी होना है वो जल्द से जल्द जारी हो जाएगा, जिससे काम जो कि सुस्त पड़ा है कोरोना की वजह से, वो तेजी से पूरा होगा। अखाड़ों के अस्थायी निर्माण के विषय में मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी और प्रभारी मंत्री माननीय मदन कौशिक से भी कई बार वार्ता हुई है और शायद उन्होंने कैबिनेट में अधिकार दे दिया मुख्यमंत्री जी को कि तय करें। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही पहली किस्त जारी होगी और अखाड़ों के अस्थायी निर्माण काम, जैसे भोजन भंडारा है, कुठार है, भंडार है, वो सब रखने का कार्य होता है। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके एक निर्णय लिया है कि अखाड़ों के निमित्त जो हमारे संत हैं, महात्मा हैं, उनके लिए जो एक सामान्य सुविधाएं वो हमें करनी पड़ेंगी। तो हम लोग उसको कर रहे हैं जल्दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा जल्दी करें। कल अखाड़ा परिषद थोड़ा तल्ख भी दिखा था और साफ कहा था कि अगर ये सोच रहे हैं कि कुंभ 22 में होगा तो ऐसा कतई नहीं होगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने भी साफ किया है। उनका कहना है कि जो कुंभ का मेला अपनी तय तिथि में 2021 में ही होगा, 22 में कुंभ कराने की कोई योजना नहीं है। जो कुंभ होता है वो कुंभ राशि में होता है, उसकी एक विशेष खासियत है। बाकी और स्थानों पर जहाँ भी कुंभ होता तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इसलिए जो आचार्य नरेंद्र गिरी महाराज ने जो बात कही है, उन्होंने धर्म सम्मत बात कही है, परंपराओं के सम्मत उन्होंने बात कही है। और कुंभ तो होना ही है, ये तो पहले से ही सुनिश्चित है कि 2021 में कुंभ होगा। और अल्मोड़ा दौरे पर पहुंची है राज्य मंत्री रेखा आर्य। उनका कहना है कि जो भी प्रवासी इस दौरान अपने अपने घरों में पहुंचे हैं, उनके लिए स्वरोजगार के मौके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में 3 महीने में 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को लौटे हैं। तो रेखा आर्य ने कहा कि प्रवासी उनके विभाग की योजनाओं से जुड़ सकते हैं। पशुपालन की बात करें या डेयरी की बात करें, तो जो भी व्यवसाय उनको लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ही उनको उस बात के प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो विभाग से जुड़ सकते हैं। अपनाने से
पलायन पे भी ब्रेक लगेगा और उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और जो हमारा प्रवासी भाई है वो यहाँ पर रहकर मैं समझती हूँ कि आत्मनिर्भर बनेगा। और जो एक वो मानसिक अवस्था होती है कि हमारे पास कोई काम नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो वो निश्चित रूप से मानसिकता की पीड़ा को बढ़ाने का काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ उनको प्रवासियों को लाने का साहस दिखाया, उसके साथ साथ उनके स्वरोजगार का भी साहस दिखाया। तो वाकई में लॉकडाउन की बात करें, कोरोना की बात करें तो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है। कईयों का रोजगार छूट गया और इस बीच खुदकुशी के मामले भी बढ़े हैं। लेकिन जो अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रिपोर्ट बताएगी कि कैसे जब सब कुछ आपको लगता है खत्म हो गया, उसके बाद भी एक नई राह शुरू हो सकती है जिसमें आप खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी संवार सकते हैं। गाड़ियों की तेज रफ्तार में अक्सर सड़कों पर रहने वाले आवारा जानवर इसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसमें उनकी जान भी चली जाती है। लॉकडाउन के चलते जब मुग्धा की नौकरी चली गई तो मुग्धा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाय और कुत्तों के लिए रात में चमकने वाले रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाने शुरू कर दिए, जो डॉग्स और गाय को पहनाए जा सके, जिससे रात के समय दूर से ही आवारा जानवरों की पहचान हो जाए। मेरी मतलब जैसे जॉब कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई थी और मैं शुरू से स्ट्रे एनिमल्स के लिए करती थी, तो रिफ्लेक्टिव कॉलर्स का मुझे आइडिया, मतलब रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते थे तो मैंने कहा रिफ्लेक्टिव कॉलर्स होने चाहिए अबैंडन्ड काउज, म्यूज़ और डॉग्स के लिए। फिर मैंने नायलॉन स्ट्रैप खरीदे, बकल्स खरीदे, लॉक वगैरह, एज बकल खरीदा और फिर मैंने उनके ऊपर टेप चिपका के उसको अच्छे से स्टिच करा ताकि वो बिल्कुल ना उखड़े। पहले मैंने अपने यहीं के डॉग्स के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पहना के देखा तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मुग्धा के इस काम में उसके कई दोस्त भी उसके साथ आ गए और अब वो भी रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाने में उसकी मदद कर रहे हैं। कोई सिलाई का काम कर रहा है तो कोई बकल लगा रहा है और अब तो कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने लगे हैं। पहले से ही एनिमल लवर रही है तो इसने जब मुझे आइडिया बताया तो मैंने कोशिश की मैं इसकी जिस तरह से भी हेल्प कर सकती हूँ, जैसे भी कर सकती हूँ, आई विल डू। एंड अभी मैं इसकी स्टिचिंग में यहीं पे मेरे को एक इंजर्ड डॉग मिला था, सो थ्रू अ फ्रेंड आई केम टू नो कि मुग्धा काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स की हेल्प करती है, उनको रेस्क्यू करना। देन मैंने इसको कॉल किया, इसका नंबर निकाला, हमने उसको डॉग को वहाँ से रेस्क्यू किया है, फिर उसको डेली ट्रीट करवाया, ही इज़ बेटर नाउ। उसके बाद काफ़ी रेस्क्यूज़ हमने साथ में करे हैं। जो लोग भी नौकरी छूट जाने के बाद डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं और सुसाइड अटेम्प्ट जैसे कदम उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए मुग्धा और उनके दोस्त एक मिसाल के तौर पर हैं, क्योंकि अगर हम चाहें तो घर बैठकर ही अपने लिए कुछ न कुछ रोजगार के साधन जुटा सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो चलिए इसी बहुत ही खास रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही। शाम 7:27 पर फिर होगी आपसे मुलाकात राज्य की खबरों के साथ।